नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल मिस नादिया में स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना नाम बताऊँगी, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कौन से सिटी में पढ़ रही हूँ और कौन से यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रही हूँ, वो सब बताऊँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे एक न्यू मेंबर हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरा नाम है नादिया और मैं चेन्नई से आ रही हूँ। मैं चेन्नई से मॉस्को एमबीबीएस पढ़ने के लिए आई हूँ और मैं अभी 5th ईयर स्टूडेंट हूँ और 4 महीनों में मैं अपना 5th ईयर कंप्लीट कर दूँगी और 6th ईयर में चली जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी जो कि है एनआरएनयू मेफी के मॉस्को कैंपस में पढ़ रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा में कि यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स कैसा होता है और मेफी से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। तो मैं एक ही जैसा इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट करती रहती हूँ तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है। तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड वीडियो किया है। तो मैंने सोचा कि इस बार एक ए टू जेड बुलेटिन जैसे ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक वीडियो करती हूँ। तो आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन सबको शेयर कर सकते हो और ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर कोर्स कैसे होता है या अब्रॉड पढ़ने के लिए एक आइडिया मिल जाए, एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो उसी के साथ ही मैंने इस वीडियो को बाकी लैंग्वेजेस में भी डब किया है जैसे कि इंग्लिश, तमिल और मलयालम। तो आप अपने अदर स्टेट फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब सवाल करते हैं जैसे कि क्या दीदी मैं ऐसा पेन यूज़ कर सकता हूँ या फिर ये फ़ोन यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं, ये बुक यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और कुछ बच्चे ड्रेस कोड के बारे में भी पूछते हैं लेकिन ड्रेस कोड के बारे में तो ठीक है क्योंकि हम जब अपने घर पर होते हैं या फिर हमारे रीजन में थोड़ा सा ट्रेडिशनल वेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ा मॉडेस्टली ड्रेस रहना पड़ता है क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट और क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जैसे कि पेन हो, टैब हो या बुक हो, लैपटॉप हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या ख़रीदना है। आप अपने हिसाब से वो सब ख़रीद सकते हो। और जहाँ तक कि मेरी राय है, आप कोई लैपटॉप या टैब अपने घर से ला सकते हो क्योंकि जो कमिंग ईयर्स है उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की क्योंकि आपको कई सारे प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। तो उस टाइम पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन अगर टैब या लैपटॉप के बीच में हम सोचें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर सकते हैं। अगर आपको टैब में वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप टैब ला सकते हैं, या फिर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट लैपटॉप है तो आप लैपटॉप भी ला सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपके हिसाब से आपका कंफर्ट और आपकी अफोर्डेबिलिटी उस पर ही डिपेंड करता है ज़्यादातर। तो रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो जो मेफी यूनिवर्सिटी है बेस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो किया जाए और इस वीडियो में मेफी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस कवर करने की कोशिश करूँगी। तो एक सीरीज़ ऐसे करने का सोच रही हूँ। तो जो कि एक सीरीज़ है, हर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप टाइम स्पेंड करके इस वीडियो को देखें और अगर आप इस यूनिवर्सिटी को जॉइन करने का सोच रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और हर चीज़ को डिटेल में देखें। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें कवर की है, छोटे से छोटी चीज़ें भी मैंने इसमें दी है, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा। तो मैंने इसमें यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और हॉस्पिटल, उसकी फ़ोटोज़, लोकेशन सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं मेरा इस सीरीज़ को करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप इसके बारे में एक वीडियो करें या फिर इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूनिवर्सिटी को पर्टिकुलरली लेके उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तो इसलिए मैं सीरीज़ जैसे कह रही हूँ क्योंकि फिर मुझे हर एक इन्फॉर्मेशन को कई बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सीरीज़ के तौर पे ये कर रही हूँ। और कभी-कभी क्या हो जाता है कि मैं इस वीडियो को बस तमिल में करती हूँ और जो बाकी स्टेट्स के लोग हैं उनको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है फॉलो अप करने में।
तो कभी-कभी स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ, लेकिन पेरेंट्स को फिर से डाउट होता है, तो वो फिर से फर्स्ट से सब कुछ पूछते हैं, तो थोड़ा-सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है तब। तो इसलिए मैं ऐसा एक वीडियो करने का सोच रही थी। और मेन बात तो ये है कि टाइम के मतलब कमी के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कभी-कभी शॉर्ट्स भी डालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है कि टाइम की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने कई सारे लैंग्वेजेस में दिया है, ताकि सबके लिए ये यूज़फुल हो। और थोड़ा लेंथी वीडियो बनाया है, क्योंकि इसका नाम है ए टू जेड बुलेट इन्फॉर्मेशन, और इस बार हम मेफी मॉस्को यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं उसी के हिसाब से सीरीज़ करूँगी और वीडियो उसी ऑर्डर में डालूँगी, तो आपके लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और अभी जो आज है हम नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी मेफी के मॉस्को कैंपस के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं मॉस्को कैंपस के बारे में बात कर रही हूँ। इस यूनिवर्सिटी का ही ऑब्निट्स्क में भी एक कैंपस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी मैं। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी को जॉइन करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्टार्टिंग से एंड तक देखने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और इस वीडियो के अंदर जाने से पहले एक और बात, मैं अपनी चॉइस के हिसाब से मतलब सीरीज़ में ऑर्डर में नहीं करती हूँ। जिस यूनिवर्सिटी के भी बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से करती हूँ। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, और मुझे बस एक 1 वीक का टाइम चाहिए, तो उसके अंदर मैं सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके एक वीडियो बना सकती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेट करें, बस 1 वीक का टाइम दें मुझे। और जिस भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उस ऑर्डर में भी मैं वीडियोज़ करूँगी। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली किसी की यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स को जो भी डाउट हो, आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी वो थोड़ा-सा हेल्पफुल हो। अगर आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी मतलब एमबीबीएस पढ़ने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो आज हम मेफी यूनिवर्सिटी के मॉस्को कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी मॉस्को में ही है। ज़्यादातर पेरेंट्स को डाउट होता है कि क्या ये प्रॉपर मॉस्को में ही है, या फिर मॉस्को के जस्ट बाहर लोकेटेड है, या ऐसा कुछ है। तो अब एग्जांपल के लिए बोले, तो जैसे कि अभी चेन्नई के बारे में बोले, चेन्नई और उसके आसपास में जो भी जगह है, उसको भी हम उसके साथ ही इंक्लूड करते, तो सेम ऐसे ही है। ये यूनिवर्सिटी मॉस्को में ही है, प्रॉपर मॉस्को में ही है, तो इसके कारण यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इसका लोकेशन भी प्रॉपर मॉस्को रीजन में ही आता है। तो मॉस्को प्रॉपर सिटी में ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। मतलब जो मॉस्को रीजन है और जो मॉस्को है, वो दोनों अलग-अलग चीज़ें, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो जो मॉस्को में आपको जो भी चीज़ें, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, सब अवेलेबल है। जैसे कि बस हो, मेट्रो हो, ट्रैम हो, ट्रेन हो, सब कुछ ही अवेलेबल है, और सब कुछ प्रॉपर टाइम पे शेड्यूल्ड होता है। तो अगर हम हॉस्टल से मेट्रो तक की डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो करीब 7 मिनट लगता होगा, और आपको बसेस भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब मेट्रो की बात की जाए, तो 1 मिनट के इंटरवल पर मेट्रो ट्रेन्स आती रहती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने इससे पहले भी ट्रांसपोर्टेशन इन मॉस्को करके एक वीडियो किया है, और उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी है, जैसे कि चार्जेस, प्राइसेस, सबके बारे में दिया है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई भी डाउट हो, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। यहाँ काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि यहाँ जगह-जगह पर पुलिस हेडक्वार्टर्स है, और पुलिस पेट्रोलिंग भी होती रहती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और एक और बात कहना मैं भूल गई, वो है डिस्टेंस के बारे में। जो मॉस्को सेंटर से और मेफी यूनिवर्सिटी तक का डिस्टेंस है, वो तकरीबन लाइक 12 किलोमीटर होगा। तो मेट्रो में 5 स्टॉप, और अगर टाइमिंग की बात करें, तो 20 से 25 मिनट, इसी के अंदर ही मतलब ट्रैवल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, क्योंकि
जो मेन बिल्डिंग है वो रोड साइड में ही है, तो आपको आसानी होती है। मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आसानी है, या आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस क्या है, सेम ही रहता है, लेकिन टाइम थोड़ा वेरी कर सकता है, उतनी सी मतलब डिफरेंस है। और अब हॉस्टल की सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी है और पब्लिक पुलिस सर्विसेज भी अवेलेबल है, और 24 आवर कैमरा सर्वेलेंस भी है। और इसी के साथ ही हॉस्टल से बाहर जाने में और अंदर आने में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम बाहर जा सकते हो बेझिझक, और बिल्कुल सेफ है। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, स्पेशली पेरेंट्स को और लड़कियों को मतलब एक डाउट रहता है कि क्या हम रात को सेफ सेफ्टी के साथ बाहर जा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी टाइम यहाँ पर बाहर जा सकते हो। चाहे वो रात के 12 बजे हो, किसी भी टाइम जा सकते हो, अभी सामान खरीदने या अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गया तो भी जा ही सकते हो, अकेले जा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी सेफ है यहाँ पे। और नेक्स्ट जब हम बात करें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। स्पेशली क्या है, दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा पीक लेवल होता है, तो उस टाइम पे हमें बहुत मतलब सावधानी से ड्रेसिंग सब चीज़ का ध्यान रखना होता है, वार्म क्लोथ्स पहनने होते हैं, नहीं तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को क्या है, स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी स्किन क्रैक होने लगती है, या फिर उन्हें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं प्रेशर वेरिएशन के कारण। और ये जो चीज़ है ये सभी स्टूडेंट्स के साथ नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों के साथ। तब उन्होंने मुझे ये बताया तो मुझे लगा कि मैं ये भी इंक्लूड कर दूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट रिव्यू के बेसिस पे है। तो ये बस कुछ टाइम के लिए होगा, और उसके बाद तो आप अडेप्ट हो ही जाओगे और एडजस्ट हो ही जाओगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बस ये इस 2 महीनों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बर्फ़ गिरती है, हवा चलती है, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी तो सब ठीक है। और अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो उस टाइम अगर आप अच्छे से कवर कर लो और टोपी और जैकेट सब पहन लो तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। और वैसे ही है फ़रवरी और मार्च का टाइम भी सेम यही फ़ॉलो करना होता है आपको। लेकिन जनवरी और जो दिसंबर है उसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा थिक ग्लव्स, फेस मास्क और विंटर कैप और जैकेट सब कुछ पहन के बहुत मतलब ध्यान से चलना होता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि कोल्ड बर्न्स भी होने की चांसेस है। और नॉर्मल सॉक्स की बजाय अगर आप विंटर सॉक्स यूज़ करेंगे जो कि थोड़ा ज़्यादा और थिक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी। सो बस ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और कुछ महीनों में आप अडेप्ट हो ही जाओगे, नेक्स्ट विंटर तक तो बिल्कुल पक्के हो जाओगे। तो जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ दिसंबर जनवरी टाइम पे इसका ध्यान रखना होता है, बाकी टाइम तो बहुत ही फ्री रह सकते हो आप। और अब जब हम समर टाइम की बात करें तो समर जैसे कि इंडिया में होता है सेम वैसे ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इतना, तो नॉर्मल लेवल ही होगा आपको, जैसे कि आपके घर पे जैसे होता है सेम वैसे ही। तो आप यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो समर टाइम पे। और समर टाइम में क्या है कि डे टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे लगता है कि सुबह के 2 बजे ही मतलब सनराइज सब हो ही जाता है और धूप आने लग जाती है, और रात के 11 बजे ऐसा लगता है कि जैसे कि जस्ट शाम के 6 या 7 बजे हो। तो इस टाइम पे क्या है, आप रिलैक्स करने बाहर जा सकते हो। ज़्यादातर लोग उस टाइम पे बारबेक्यू करने जाते हैं पार्क में, या फिर वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो उस टाइम। और विंटर ड्रेस और सबके बारे में मैं एक दूसरा वीडियो करूँगी, तो आपको ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैफी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैफी कम्प्लीटली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ चलाती है उसे, तो उन्हें मैनेज किया जाता है, तो आप मतलब बेझिझक यहाँ पर जॉइन कर सकते हो। और मैफी यूनिवर्सिटी जो है एनएमसी गाइडलाइंस अप्रूव्ड है, और उसी के साथ ही डब्ल्यूएचओ भी डब्ल्यूएचओ ने भी अप्रूव किया है इस यूनिवर्सिटी को। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि मैफी सारे एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है कि नहीं। तो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करता है, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने ऑलरेडी एनएमसी के गाइडलाइंस के ऊपर एक छोटा सा वीडियो किया है, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि क्या है। तो एनएमसी के रूल के हिसाब से ऐसा है कि जब हम अब्रॉड पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस, तो उस मेडिकल कॉलेज में 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए, वो पूरा मतलब 54 मंथ्स के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब पूरी कोर्स में जो है इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 साल रशियन और 3 साल इंग्लिश, या फिर कुछ टाइम के लिए इंग्लिश कुछ टाइम के लिए रशियन, ऐसा नहीं चलता है। पूरा प्रोग्राम ही इंग्लिश टॉट होना चाहिए, और उसी के साथ 1 ईयर क्लिनिकल प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी जाके एनएमसी गाइडलाइंस को ये पूरा करती है, और मेफी ये इंश्योर करते हैं कि ये सब यहाँ फॉलो किया जाता है। तो जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, स्पेशली एमबीबीएस कोर्स के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि पहले 3 साल क्या है इंग्लिश में सिखाया जाता है, लेकिन फिर रशियन लैंग्वेज में कोर्स होता है, मतलब कम्प्लीटली सारे सब्जेक्ट्स। फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एक तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, और आके इतना प्रैक्टिस भी नहीं है। हालांकि मैफी यूनिवर्सिटी में 2 साल हमें रशियन सीखने को मिलता है, सारी जगहों पे सेम मतलब सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आप एनएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से वापस जाके एफएमजी भी नहीं लिख सकते हो। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और दूसरी जो चीज़ है, जैसे कि मैंने बोला, क्लिनिकल प्रैक्टिस, 1 ईयर कंपलसरी क्लिनिकल प्रैक्टिस होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे है कि 6 ईयर का पूरा कोर्स होता है, 5 साल हमारी पूरी पढ़ाई होती है, जैसे कि क्लिनिकल सब्जेक्ट हो, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो, सब मिला के पढ़ाई होती है। और जो 6th ईयर होता है उसमें 1 ईयर क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा हमें। और जैसे कि मैंने कहा, इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ मतलब उसी हिसाब से होता है। और अगर हम अब बात करें मैफी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में, तो देखा जाए तो पिछले 75 ईयर्स से हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर लोकेटेड है, और ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। और अब हम इसके रैंक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं सब कुछ क्लियरली वीडियो में मेंशन करूँगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और किस क्राइटेरिया पे ये दिया जाता है और सब कुछ। और साथ ही में मैं मैप भी प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको लोकेशन का पता चल जाए कि मैफी के हॉस्टल्स, मैफी का मेन कैंपस, मेडिकल कैंपस, हॉस्पिटल, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी मैं डिटेल में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो जैसे कि मैंने कहा, मैफी का अपशिष्टि है जो कि है मैफी हॉस्टल। तो मैफी के कई सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है, यहाँ पर मेनली 2 हॉस्टल्स है, हॉस्टल नंबर 1 एंड 2। और बाकी जो हॉस्टल्स में वहाँ पर लाइक हमारे कोर्स के हिसाब से स्टे करते हैं, जैसे कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल है, और अलग से मतलब पर्पस के लिए अलग हॉस्टल्स होते हैं। तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। और साथ ही में अभी बिल्डिंग की बात जैसे मैंने की, हमारे यहाँ मेन बिल्डिंग भी है और मेडिकल बिल्डिंग भी है। और मेन बिल्डिंग में ज़्यादातर क्या है, बाकी मतलब डिसिप्लिन्स के क्लासेस होते हैं, मेडिकल क्लासेस नहीं होते हैं। तो हमारा वहाँ पर ज़्यादा रोल नहीं रहता है। और मेडिकल बिल्डिंग में हमारी सारी क्लासेस होती है, प्लस हॉस्पिटल में भी। तो मतलब हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। और एक बात ये है कि मेन बिल्डिंग में हमारी जो एंट्री है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है और लिमिटेड है। हम अपने हिसाब से वहाँ पर आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें उनको प्रायरली इन्फॉर्म करना होता है कि हम किस काम से अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई इवेंट हो या कुछ प्रोग्राम हो तो हम ज़रूर वहाँ पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को जॉइन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि ये समझना कि आप जिस यूनिवर्सिटी जॉइन करने जा रहे हो वहाँ पर क्या क्या मतलब प्रॉस और कॉन्स है, दोनों को समझना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही समझना होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी तक जो भी मैंने शेयर किया आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आप समझ गए होंगे वो। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में। तो अभी तक क्या है, हमने यूनिवर्सिटी के लोकेशन के बारे में बात की। अब हम और डिटेल में बोलेंगे। और हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और आप कैसे यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप बस
और वॉकिंग दोनों में जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा जल्दी निकल गए तो आराम से वॉक करके यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं, शॉर्टकट भी है। लेकिन अगर मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग पे निकल रहे हो तो फिर आपको बस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बस भी मतलब बड़े आराम से मिल जाता है, क्योंकि सब कुछ शेड्यूल्ड होता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे मिल जाता है, जो कि है यांडेक्स मैप। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो। तो फिर हमने बात की यहाँ के अकोमोडेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, और वैसे ही हमने विंटर के टाइम पे भी जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है उनके बारे में भी बात की। जैसे कि मैंने कहा, जनवरी और दिसंबर दोनों महीनों में बहुत ज़्यादा हमें केयर देना पड़ता है, क्योंकि जब हम पहली बार यहाँ पर आते हैं, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हम भी तैयार नहीं होते हैं, तो जल्दी से बॉडी को अफेक्ट कर लेता है वो। तो इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर 1-2 साल बाद तो हम बहुत ज़्यादा अडाप्ट हो जाते हैं, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी पड़ती है। तो जब हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मैफी मेन बिल्डिंग के बारे में या फिर मेडिकल कैंपस के बारे में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि इसका लोकेशन मैप पे आपको थोड़ा और ज़्यादा समझ आएगा, मतलब अगर मैं लोकेशन मैप डालूँगी तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा वो। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस आता है हॉस्टल से मेन बिल्डिंग तक, या फिर हॉस्टल से मेट्रो तक, हॉस्टल से मेडिकल बिल्डिंग तक, तो सब कुछ देखेंगे। तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ये यांडेक्स मैप पे हमने लोकेशन लिया है। ये ऐसे मतलब गूगल मैप जैसे ही है, यहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है यांडेक्स मैप। तो अब हम बात करें तो यहाँ पे आप शिशिट ये देख सकते हैं, या फिर हॉस्टल बिल्डिंग देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मैफी के बहुत सारे हॉस्टल है, वो भी आप आसपास देख ही सकते हैं इस मैप पे। तो कई सारे हॉस्टल्स हैं। और जब हम मैफी कैंपस के बारे में बात करें, इसमें मैफी मेन बिल्डिंग आता है, फिर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, बायोफिज़िक्स। तो जो बच्चे न्यूक्लियर इंजीनियरिंग हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, बायोफिज़िक्स हो, ऐसे डिसिप्लिन्स को मतलब पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर पढ़ते हैं, जो मेन बिल्डिंग होता है। हम मेडिकल स्टूडेंट्स को यहाँ पर कोई भी क्लासेस नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो अभी डिस्टेंस की बात की जाए तो मैफी मेन बिल्डिंग से जो है हमारे मेडिकल बिल्डिंग तक 2 स्टॉप्स ही है बस में, तो बस करीब 5 मिनट लगेगा। और जो पहले के 3 साल होते हैं, तो क्लासेस ज़्यादातर हमारे मेडिकल बिल्डिंग में होते हैं, और नेक्स्ट जो 3 साल होते हैं उस टाइम ज़्यादातर हॉस्पिटल में क्लासेस मतलब हेल्ड किए जाते हैं। तो यहाँ से हॉस्टल तक मतलब इतना ही है। तो नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, मैफी मेन बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। तो जो मेन बिल्डिंग है वो हमारे हॉस्टल से 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और जो मेडिकल बिल्डिंग है वो तकरीबन 1.8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो जैसे मैंने कहा, हम बस में भी जा सकते हैं और वॉकिंग भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है बच्चे ज़्यादातर बस में जाते हैं, क्योंकि सबके पास ऑलमोस्ट सोशल कार्ड होता है, नहीं तो ट्रॉय का होता है। तो अगर हम ये प्रॉपर्ली रिचार्ज करें तो यूज़ कर सकते हैं, और जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा कंट्रोल में भी रहता है। तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो किया है, सोशल कार्ड के बारे में, तो उसका लिंक भी मैं नीचे अटैच कर लूँगी ताकि आपको आसानी हो। तो आपको उसमें भी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इतना था डिस्टेंस के बारे में। तो अब मुझे लगता है कि आपको अभी समझ आ गया होगा कि पूरा मतलब स्ट्रक्चर कैसे आता है, मतलब यहाँ से ट्रैवल करने का जो वे है वो सब कैसे आता है। अब हम चलते हैं मैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी के मतलब तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो साइड में दिख रहा है वो है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, और वो बिल्कुल ही हाईवे पर लोकेटेड है, और आप डायरेक्ट बस स्टॉप है उसके सामने, तो वहीं जाके आप उतरते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उतरना। और सामने हमारी जो है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, तो काफ़ी जो है कन्वीनियंट रहती है। तो मैं इसी चीज़ का वीडियो या क्लिप भी अटैच करने की कोशिश करूँगी। तो अभी जब हम बात करें कि हमारे हॉस्टल के आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हमारे हॉस्टल के आसपास जो है बस स्टॉप्स है, 2-3 बस स्टॉप्स है, और ग्रॉसरी शॉप्स भी है कई। यहाँ पर सुपर मार्केट भी है, पोस्ट ऑफिस है, और स्पर बैंक भी है पास ही में। और आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की सुविधा भी है, और हॉस्टल तक ऑलमोस्ट सारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, तो उस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पास ही में वॉकेबल डिस्टेंस पर यहाँ पर प्यात्रोच का है, जो कि एक सुपर मार्केट है, और उसी के पास KFC
और डोमिनोज़ भी है। KFC जो कि यहाँ पे रॉस्टिक्स के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पास में है। तो आपको कभी कभार लेट होने पर भी डिनर टाइम हो या फिर कोई भी टाइम हो, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं वॉकेबल डिस्टेंस पे है मैफ़ी का पॉलीक्लिनिक। सो ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी पॉलीक्लिनिक में जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई टेस्ट हो या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना, तो यहीं पे जाते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस प्यात्रोज का ही नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरमार्केट्स है, सैलून्स है, और 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हमें कई सारे मतलब फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और हॉस्टल से 900 मीटर की दूरी पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है मॉस्को रिच है। तो जब आप क्लासेस के बाद बिल्डिंग से आते हैं तो डायरेक्टली उसके सामने मतलब बस रुकता है, तो आप वहाँ पर जाके खाना खा सकते हो या फिर वहाँ सुपरमार्केट से चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, ड्रेस शॉप्स हो या फिर शू हो, जिम हो, सब कुछ वहीं पे है। और वहाँ पर फूड कोर्ट भी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी खाने के केस में। लेकिन ज़्यादातर जो है फ़ास्ट फूड सेंटर होता है, नहीं तो फिर वियतनामीज़ कुज़ीन हो या फिर चाइनीज़ हो, ऐसी चीज़ें रहती है। इंडियन कुज़ीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है बस। तो अब अगर हम बात करें तो इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने ही मेट्रो स्टेशन का एग्ज़िट और एंट्रेंस दोनों ही है, तो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा मतलब ट्रैवल करने में। और इसके बीच में जो है दोनों साइड पर पार्क है, और इसके बीच में लोकेटेड है हमारा मेन बिल्डिंग, मेडिकल बिल्डिंग नहीं, मेन बिल्डिंग। और साथ ही में यहाँ पर कुछ ही डिस्टेंस पे फार्मर्स मार्केट है, फ़िक्स प्राइस है, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी थोड़े सस्ते दाम में। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो भी मिल सकती है। तो मुझे मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो छोटा सा क्लिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो नेक्स्ट हम जाते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ। तो अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो फिर यूएस रैंकिंग में जो है मैफ़ी 497 रैंक पर आता है, और यूरोपियन रैंकिंग में 269 रैंक पर आता है। तो ये जो है इंटरनेशनल रैंकिंग है। और सितंबर 26, 2024 में जो मैफ़ी है टॉप 5 यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आया था वर्ल्ड में। तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूक्लियर एजुकेशन मिलता है, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें भी और कोर्सेज़ भी कई ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। और जो रशिया में हमारी यूनिवर्सिटी नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में फ़र्स्ट आती है। और वर्ल्ड में जो है नेचुरल साइंस के केस में हो तो 49th प्लेस, और टेक्नोलॉजी के केस में या टेक्निकल साइंस के केस में 56th प्लेस पे आती है। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो नेचुरल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, सोशल साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, ऐसे केसेस में हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, अगर आप इस साइट में जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हम रैंकिंग देते हैं। तो जो है हर रैंकिंग का एक एक क्राइटेरिया होता है, सारे फील्ड्स में एक जैसी रैंकिंग नहीं होती है, तो वो डिपेंड करता है। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है, और सुपर जॉब के लिए टॉप 3 रैंक पे आता है। तो आप खुद इस साइट में जाके चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में मूव हो चुका है अभी, जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो अभी आपको क्या है, रैंकिंग के बारे में एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा, लेकिन अभी तक हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो है बाकी जो भी कोर्सेज़ यहाँ पर है, जैसे कि अभी साइंस कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स हो, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम मैफ़ी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहेंगे। हमने पहले भी थोड़ी बातें की थी, लेकिन अब थोड़ी और बातें करेंगे। अब देखें तो यहाँ पे कई सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं इस यूनिवर्सिटी से। सो जो 3 लोग हैं जब वो यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उनको उसी टाइम पे नोबेल प्राइज़ मिला था, और बाकी के जो 3 लोग हैं उनको बाद में। तो अगर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में दिया है, 6 लोगों को टोटल नोबेल प्राइज़ मिला है।
और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमारे कोविड के टाइम पे वैक्सीन डेवलप की गई थी तो एक साइंटिस्ट मैफी से भी था जो स्पुतनिक वैक्सीन है, तो उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये सब थोड़ी सी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है और पॉपुलर इन्फॉर्मेशन है, तो हम इसी से बोल सकते हैं कि मैफी यूनिवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो जैसे कि हमने बाकी कोर्सेज़ की मतलब रैंकिंग को देख ही ली है, और मैंने जैसे कहा कि आप खुद भी जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हो, और इसका भी लिंक मैं देने की कोशिश करूँगी, और मैंने ज़्यादातर सारी डिटेल्स भी इंक्लूड की है इसके बारे में। तो अगर अब हम देखें बाकी डिटेल्स के बारे में, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो 5th पोजीशन में है, नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए मतलब मैंने मेंशन किया था कि वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटी भी आती है। और जब हम गूगल में देखें कि नोबेल लॉरेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 लोगों के नाम दिए गए हैं। तो इन लोगों ने मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वेरियस फील्ड्स में। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लियर मेडिसिन या न्यूक्लियर फिज़िक्स के मतलब फील्ड में रिसर्च वर्क्स होती है। कई सारे रिसर्च वर्क्स होते हैं जो ज़्यादातर मेन बिल्डिंग में हो या मेडिकल बिल्डिंग में हो, दोनों जगह पर होती है। तो जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रहता है यहाँ पे पढ़ने वाले लोगों का और यहाँ के स्टूडेंट्स का। तो अभी इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने मेडिकल रैंकिंग के तरफ। तो अगर हम अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और उनकी रैंकिंग भी दी गई है। हम हमारी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग देखेंगे। तो जैसे कि इस साइट पे हम देख सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 9th पोजीशन पे दी गई है। जैसे कि अभी आपको लिस्ट दिख रहा है, वहाँ पे 9th प्लेस पे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है। और हमने जो है यहाँ पर लोकेशन, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, गवर्नमेंट या पब्लिक है, सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। और आपको एक डाउट ये भी हो सकता है कि बाकी जो सारी एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैंक पर है और यहाँ पे 9th क्यों हुआ। तो ये है कि जो मॉस्को कैंपस में है, जो मेडिकल मतलब कोर्स है, बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो इसी कारण हमारा बैच पहला बैच है, 2020 इनटेक का पहला बैच है जो यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो यहाँ से अभी तक एक भी पास आउट बैच नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ओपनिंग्स की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी पास आउट बैचेस हैं। तो अभी 1.5 इयर्स और लगेंगे हमें पास आउट होने के लिए। तो इसी कारण से क्या है कि अभी रैंकिंग 9th पोजीशन पे है। लेकिन फ्यूचर में जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी रैंकिंग और ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि अभी हर साल बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, बहुत सारे नए चेंजेस मतलब आ रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ आ रहे हैं। तो इन सब के कारण हमारा रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जल्द से जल्द हो। तो नेक्स्ट जो है हम मैफी के मतलब मेन बिल्डिंग के बारे में या मेन कैंपस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेडिकल कैंपस के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेन कैंपस में हमारा इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स का, और हम वहाँ पर जा सकते हैं किसी इवेंट के लिए, जैसे कि अभी स्पोर्ट्स डे हो, स्टूडेंट्स डे हो, या फिर कोई इंटरनेशनल फेस्ट हो, तो उस टाइम हम जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर आपको वहाँ पर जाना हो तो आप आपके नाम दे सकते हैं और हमारे लिए पासेस रेडी किए जाते हैं और हम अंदर जा सकते हैं। तो मैंने मेन कैंपस का व्यू भी इसमें अटैच किया है, वो क्लिप भी आप देख सकते हो, थोड़ी देर बाद वो क्लिप भी आएगा। तो यहाँ पर मेन कैंपस में जो है हमारे लिए कोई भी क्लासेस मतलब नहीं होती है, तो इसलिए ज़्यादातर हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम कोई डॉक्यूमेंटेशन पर्पस या फिर हमारे क्यूरेटर से मिलने के लिए या फिर ऐसे इवेंट्स के लिए ज़्यादातर मेन बिल्डिंग में जाते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे मेडिकल मतलब कैंपस के तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमारे मेन कैंपस से जो है मेन मैफी कैंपस से 2 स्टॉप दूरी पर है, जैसे कि 5 से 7 मिनट की दूरी पर आता है हमारा मेडिकल कैंपस। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि बस स्टॉप बिल्कुल ठीक सामने है मेडिकल कैंपस के, तो आप आराम से वहाँ उतर के जा सकते हैं अंदर, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और वापस बस लेने में भी
आपको तकलीफ़ नहीं होगी। बस आपको सबवे क्रॉस करना पड़ता है दूसरे साइड जाके, और वहाँ से भी आराम से बस मिल जाता है। और आप मेट्रो स्टेशन में उतरते हैं और वहाँ से आप यहाँ अपशिष्टि के लिए या कि डॉर्मेट्री के लिए बस ले सकते हैं, जो कि सिर्फ एक स्टॉप ही है, तो बस 5 मिनट लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं वो है हमारा मैफी मॉस्को का मेडिकल कैंपस। तो यहाँ पे 3 एंट्रेंसेस है, तो हम जो बीच वाला एंट्रेंस है वहाँ से एंटर करते हैं। और आप इसका ओवरऑल व्यू देख सकते हो कि साइड में कैसा है, हाईवे पर ही है। और अभी हम कैंपस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें अपना प्रोपिस का या फिर डोम कार्ड टैप करना होता है। तो हमारी डॉर्मेट्री के लिए और इस बिल्डिंग के लिए एक ही कार्ड है। तो जब हम बाहर जाते हैं या फिर एंटर करते हैं तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले होती है और वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेजर एरिया है और साथ ही में कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पर वॉशरूम्स है। और जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे वहाँ पे एक वार्डरोब एरिया है, जहाँ पर विंटर टाइम पे आप अपने कोट्स भी रख सकते हो। तो साइड में जो आपको कॉन्फ्रेंस हॉल दिख रहा है, वहाँ पर जो बायोमेडिसिन हो या फिर न्यूक्लियर मेडिसिन हो या कोई भी जो इम्पॉर्टेंट सेमिनार्स हो, वो सब हेल्ड किए जाते हैं। और साइड में अभी आपने जो देखा है वो है रिलैक्सिंग एरिया। और इस साइड आपको दिख रहा है जो है वो है वार्डरोब एरिया। तो यहाँ पे आप अपने जैकेट्स या कोट्स दे सकते हो और आपको टोकन मिलेगा, और जाते टाइम आप कलेक्ट करके जा सकते हो। तो यूजुअली जो है ये 4 बजे तक वर्क करता है और विंटर्स पे वर्क करता है। तो जब टोटली हम बात करें तो इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपने अभी देख ही लिया। सेकंड फ्लोर पे मेनली एक रिलैक्सिंग एरिया, एक लेजर एरिया है, और वहाँ पे डाइनिंग रूम भी है जहाँ पर आप जाके मतलब खाना परचेज़ कर सकते हो। और थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे ज़्यादातर पढ़ाई चलती है, मतलब क्लासेस हेल्ड होते हैं। और फिफ्थ फ्लोर पे हमारा ऑडिटोरियम है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर भी रिसर्च वर्क्स चलती है। और अंदर जाने पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा रिलैक्सिंग एरिया, और यहाँ पे टेबल्स है, चेयर्स है, डेस्क है, और यहाँ पर बैठ के आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, नैप ले सकते हो। चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल है, और आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि क्लास के बीच में जब हमें ब्रेक मिले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और टेस्ट की तैयारी करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। ये भी सेकंड फ्लोर का ही व्यू है थोड़ा अंदर जाने पर। और जैसे साइड में आपको दिख रहा है वो वर्किंग स्टेशंस हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के। और अभी हम रेस्ट रूम्स की बात करें तो हर फ्लोर में, बस फिफ्थ फ्लोर को छोड़कर बाकी सारे फ्लोर्स में रेस्ट रूम्स अवेलेबल है। बोथ जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों वॉशरूम्स अवेलेबल है। तो वो भी मतलब काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और उसी के साथ ही वाटर फ़िल्टर्स भी अवेलेबल है पानी के लिए, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा थर्ड फ्लोर में ज़्यादातर क्लासेस हेल्ड होती है। तो जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर उस टाइम पे ज़्यादातर क्लासेस इसी बिल्डिंग में होती है। तो हर जो रूम होता है उसके ऊपर जो भी डिसिप्लिन्स वहाँ पे हेल्ड होती है, जैसे कि अभी फार्माकोलॉजी हो या फिर लेक्चर हॉल हो, जो भी है उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो थर्ड और फोर्थ फ्लोर में 2 सेमिनार हॉल्स ईच होता है, कंप्यूटर लैब होता है थर्ड फ्लोर में। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है आपको लोकेट करने में भी। सो जो ऑडिटोरियम्स है, जो सेमिनार हॉल्स है, प्रैक्टिकल रूम्स है और सिमुलेशन सेंटर्स है, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हेल्ड किए जाते हैं। और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ये यूनिवर्सिटी में नहीं, हॉस्पिटल में सिखाए जाते हैं। तो मेनली यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स भी जाते हैं, लेकिन जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में ज़्यादातर क्लासेस हॉस्पिटल में ही होता है। सिर्फ ये हॉस्पिटल में ही नहीं, यूनिवर्सिटी में भी कुछ क्लासेस होते हैं। तो ऐसा है कि फ़र्स्ट 3 इयर्स जो है कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी में, और जो लास्ट के 3 इयर्स हैं वो यूनिवर्सिटी प्लस हॉस्पिटल में, ज़्यादातर हॉस्पिटल में होता है। तो जो फर्स्ट ईयर में होता है 1 मंथ नर्सिंग ट्रेनिंग होती है। तो उसमें क्या है कि 1 मंथ मतलब 20 दिन के आसपास, 20-25 दिन के आसपास। तो यहाँ पर क्या है कि हमें फ़र्स्ट एड और ऐसे बेसिक चीज़ें, प्राइमरी एड की चीज़ें सिखाई जाती है,
ताकि हम थोड़ा फ़ेमिलियर हो जाए कि एक पेशेंट या फिर एक पेशेंट जब हमारे पास अचानक से आता है तो हमें क्या करना चाहिए। और उसी के साथ ही यहाँ पे रिसर्च वर्क का काम भी चलता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेक्चर्स कैसे किए जाते हैं और प्रेजेंटेशन सब कुछ। और यहाँ पर आप रैबिट्स या रैट्स इन चीज़ों पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और उसी के साथ ही आप इनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि मेडिकल बिल्डिंग में जो भी इवेंट्स कंडक्ट हुए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ इंक्लूड किए जाए। ये सब क्या है कि बाकी यूनिवर्सिटी से जब विज़िट के लिए आए थे या बाकी कंट्री से जब विज़िट के लिए आए थे तब हमने ये फ़ोटोज़ ली है। और ये सिमुलेशन सेंटर है, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस मिलता है कि कैसे ट्रीट करना होता है, कैसे डायग्नोस करना होता है, इन सब से रिलेटेड। तो मैंने ऐसी फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की है। और ये हमारा रिलैक्सिंग एरिया जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। और ये हमारी क्रिसमस इवेंट्स की कुछ फ़ोटोज़ है, मतलब टॉय मेकिंग हो या फिर जो क्रिसमस पार्टी थी। और ये पोस्टर मेकिंग सेशन का है, सबको इनवाइट करने के लिए बनाते हैं। और ये जो पिक्चर्स है ये इंटरनेशनल फेस्ट के हैं, तो सारी कंट्रीज़ होती है, जो भी कंट्रीज़ है उनका ग्रुप अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, हम अपने इवेंट्स को दिखा सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो हमारे मेडिकल बिल्डिंग में बहुत सारे इवेंट्स हेल्ड होते हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं वो है हमारी मेफ़ी मेन बिल्डिंग। तो मैंने उसके भी क्लिप्स इंक्लूड किए हैं। तो जो वीडियोस या फिर क्लिप्स मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाई वो मैं आगे के वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और कुछ क्लिप्स ऐसे भी है जो मेरे से छूट गए और अभी मेरे पास नहीं है, तो अगर मेरे को वो वापस मिले या फिर वापस शूट करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर वो भी इंक्लूड करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक वीडियो स्किप किए बिना देखा होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन की, मतलब सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी, एक कंप्लीट ओवरव्यू मिला होगा। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने मतलब तकरीबन 1 दिन लगाया, मतलब एडिटिंग हो और जो स्क्रिप्ट रेडी करना होता है सब कुछ मिला के तकरीबन 1 दिन लगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा एफ़र्ट इसमें मतलब डाला है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मैं थोड़ी सी खुश हो जाऊँगी और ये मेरे को एनकरेज करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस करूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्लासरूम में कितने बच्चे होते हैं। तो वो डिपेंड करता है, या फिर कैंपस में कितने बच्चे हैं। तो अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो तकरीबन 100 बच्चे हैं अभी तक काउंटिंग में। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है साउथ पार्ट से है और नॉर्थ पार्ट से कम बच्चे हैं। तो पहले देखा जाए तो ज़्यादातर तमिल स्टूडेंट्स हैं, फिर मलयालीज़ और फिर जो नॉर्थ इंडिया से जो बच्चे हैं वो। तो एक्चुअली पिछले 2 साल से ही नॉर्थ से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इसी कारण। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम क्लासरूम में कितने बच्चे हैं उसकी बात करें तो वो डिपेंड करता है ग्रुप वाइज। तो एक ग्रुप में क्या है, मैक्सिमम 12 बच्चे और मिनिमम 7 बच्चे हो सकते हैं, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो। तो अगर नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हो, सभी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट नहीं, कुछ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के लिए पूरे ग्रुप को एक साथ क्लास लिया जाता है, सब एक साथ अटेंड करते हैं। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जो कि मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं प्योरली, जैसे कि एनाटमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हम ग्रुप वाइज सेपरेटली क्लासेस अटेंड करते हैं। तो हर ग्रुप का अलग अलग शेड्यूल होता है और उसी के साथ ही ऑड वीक और इवन वीक का सिस्टम भी यहाँ पर चलता है। तो ऑड वीक के हमारे लिए दूसरी मतलब शेड्यूल होती है और इवन वीक के लिए दूसरा होता है। तो यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि जब कोई तमिल स्टूडेंट आता है वो पूछता है कि क्या यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं, या फिर मलयालीज़ पूछते हैं कि यहाँ से है कि नहीं। तो हर कोई अपने अपने स्टेट से यहाँ बच्चे हैं कि नहीं पूछते हैं।
तो ज़्यादातर तो हर स्टेट से बच्चे हैं ही, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मतलब डिवीज़न नहीं है कि साउथ या नॉर्थ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एक ही साथ रहते हैं, सबको एक ही साथ एक ही जैसे ट्रीट किया जाता है। सब स्टूडेंट्स हैं, सब इंडियंस हैं, और सीनियर्स की तरफ से आपको हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। तो आपको ऐसी चीज़ों में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। और जो क्लासरूम वीडियोस है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दी है, कैसे ये प्रेजेंटेशन होता है, कैसे लेक्चर हॉल्स होते हैं। तो आपको अभी तक एक प्लान मिल ही गया होगा। तो नेक्स्ट हमें डाउट आता है कि टीचर्स कैसे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और वो हर टाइम रेडी रहते हैं हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमारा होमवर्क और अटेंडेंस। तो होमवर्क और अटेंडेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको टाइम टू टाइम वो फॉलो अप करना होता है, टाइम पे सबमिट करना होता है अपने असाइनमेंट्स। क्योंकि जब लास्ट में मार्क्स डालते हैं तो ये अटेंडेंस, छोटे जो टेस्ट होते हैं, इंटरनल टेस्ट होते हैं, मार्क्स होते हैं, होमवर्क, इन सबको मिला के एग्ज़ाम का मार्क दिया जाता है। तो आपको इन सब का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। और फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंग्वेज। यहाँ पे हमें पता है कि एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि सब लोग या फिर ज़्यादातर पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। तो जब हम पहली बार यहाँ पर आते हैं, ऑफ़ कोर्स हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहली बार हम आ रहे हैं, हमको बेसिक्स नहीं पता है। लेकिन फिर 2 साल के अंदर आपको बेसिक रशियन के नॉलेज तो मिल ही जाएगी। और आपको यूनिवर्सिटी 2 साल की कोचिंग प्रोवाइड करती है। मतलब ये जो मेडिकल सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसी के साथ ही रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है। तो आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही में हमारे डॉर्म के आसपास जो 4th डॉर्मेट्री है, वहाँ पे एक रशियन स्पीकिंग क्लब, रशियन लैंग्वेज क्लब का मतलब एक्टिविटी भी होता है, मतलब हर वीक। तो आप वहाँ पर जाके कम्युनिकेट कर सकते हो, दूसरे जो देश से बच्चे हैं उनसे बात कर सकते हो, अपनी रशियन लैंग्वेज स्किल्स को मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो किया है, तो मैं वो भी अटैच करूँगी। तो अगर आपको लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सुधार सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन बात ये है कि आपको लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका बेसिक जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो है रशियन लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको रशियन लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और वो अभी कंपलसरी है। और उसी के बाद ही आप इंडिया जाके एफएमजी लिख सकते हो। तो अभी तक क्या था कि आपको 6 ईयर कोर्स कंप्लीट करना था, और उसके बाद एक एग्ज़ाम है जो है गॉस एग्ज़ाम, वो देना होता है। और फिर 6th ईयर में जो इंटर्नशिप होता है वो भी कवर हो ही जाता है। और फिर गॉस एग्ज़ाम में जो है 1st ईयर से 6th ईयर तक आप जो भी पढ़ रहे हो वो सारा पोर्शन आता है, उसका पूरा सिलेबस वो रहता है। तो वो एक फुल कोर्स एग्ज़ाम है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको ये सब बताऊँगी। तो जो गोस एग्ज़ाम है उसके अलावा आपको एक रशियन लाइसेंस एग्ज़ाम जो है एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम, वो भी देना होता है। तो वो रशियन लैंग्वेज में होता है। तो ये क्लियर करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। तो जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं है, अगर पता है तो भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पता होती है, तो इसलिए मैंने बस ये कह दिया। तो पहले क्या, आपको कोर्स कंप्लीट करना है 6 साल का, फिर आपको गॉस एग्ज़ाम देना है, फिर उसके बाद एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम देना है, लाइसेंस मिलेगा, फिर आपको इंडिया जाके एफएमजी क्लियर करना है। तो अभी जो मैंने बताया वो करंट रूल है, रूल्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है ऐसा सिस्टम चल रहा है। और मैं हॉस्पिटल के व्यूज़ भी देना चाहती थी, हॉस्पिटल के क्लिप्स भी इंक्लूड करना चाहती थी, लेकिन वो सब इंक्लूड करने पर जो वीडियो है 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लेंथी होने पर आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं किया अभी, लेकिन मैं फ्यूचर में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और जो मेफ़ी है उसको बहुत सारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उससे टाई अप है। तो जो इंटर्नशिप की बात की जाए तो हमें फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने बताया, सिर्फ नर्सिंग प्रैक्टिस होता है, जैसे कि फ़र्स्ट एड हुआ, सीपीआर हुआ,
ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें, बेसिक चीज़ें। फिर सेकेंड ईयर से जो 6th ईयर तक होता है हमारा इंटर्नशिप चलता है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में हमारा फाइनल एग्ज़ाम के बाद 1 मंथ इंटर्नशिप होता है, जैसे 20 से 25 दिन ऐसे ही होता है। तो जो सेकेंड ईयर होता है, सेकेंड ईयर में हमें मेनली हर्जन जो ऑन्कोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर मतलब इंटर्नशिप होता है। और हर ईयर जो है हॉस्पिटल वेरी करता है, मतलब सेकेंड ईयर के लिए हमेशा हर्जन हॉस्पिटल होता है और थर्ड ईयर के लिए एक अलग हॉस्पिटल जाते हैं। तो ऐसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर उस पर डिपेंड करता है कि हम किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जैसे कि सेकेंड ईयर में हर्जन हॉस्पिटल है, थर्ड ईयर में हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे एक हॉस्पिटल है जो है हॉस्पिटल नंबर 85, जो हम वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही पास है, इतना ज़्यादा डिस्टेंट भी नहीं है। तो वहाँ पे थर्ड ईयर इंटर्नशिप होता है। तो अगर हम फोर्थ ईयर इंटर्नशिप की बात करें तो वो ज़्यादातर दोमोदेदोवस्काया बलनीत्सा में होता है, नहीं तो जो सिटी पॉलीक्लिनिक है वहाँ पर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हर साल। तो वो थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पर आता है, लेकिन आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन और बस मिला के। तो ऐसे रहते हैं इंटर्नशिप की डिटेल्स। तो मैंने जैसे कि कहा फर्स्ट ईयर में सिर्फ मेडिकल ट्रेनिंग होती है, जो कि है नर्सिंग ट्रेनिंग होती है, और जो इंट्रोडक्टरी इंटर्नशिप और सेकेंड ईयर इंटर्नशिप होता है वो होता है हर्जन में। और हर्जन जो ऑन्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स और सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो आप नेट पे भी देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हॉस्पिटल। ये एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है और बहुत ही रेप्यूटेड हॉस्पिटल भी है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अभी हर्जन हॉस्पिटल जाने की ट्रैवल की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन में 30 मिनट्स लगता है और जो बस में 10 मिनट के आसपास लगता है। तो ये जो हॉस्पिटल है वो मॉस्को में नहीं है, मॉस्को रीजन में, मतलब मॉस्को के अंदर ही है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है। तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मतलब ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। जब हम बात करें फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की, थर्ड ईयर का तो मैंने बता दिया कि वो हमारे पास वाले यूनिवर्सिटी के पास वाले हॉस्पिटल में ही होता है। तो उसमें बस 5-10 मिनट रहता है ट्रैवलिंग के लिए, या आप चल के भी वहाँ तक जा सकते हो, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी कि जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप पे, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है, सब कुछ आप डिटेल में देख सकते हो। और जब हम थर्ड ईयर की बात करें और फोर्थ फिफ्थ ईयर की बात करें, फोर्थ फिफ्थ ईयर में जो है ज़्यादातर दोमोदेदोवस्काया में होता है क्लासेस और इंटर्नशिप दोनों ही। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है दोमोदेदोवस्काया बलनीत्सा। ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब स्पेशलिटीज़ भी अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे लिए न्यूरोलॉजी की क्लासेस, अगर फोर्थ ईयर की बात करें तो न्यूरोलॉजी के क्लासेस और गाइनकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, इसके क्लासेस हेल्ड होते हैं। और फिफ्थ ईयर में इन्फेक्शियस डिसीज़ेस सब कुछ यहीं पर होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हॉस्पिटल है। और यहाँ की ट्रैवलिंग डिस्टेंस की हम बात करें तो लगभग 1 घंटे के आसपास होता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर, ऐसे डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं हम दोमोदेदोवस्काया तक। क्योंकि ये मॉस्को रीजन से थोड़ा बाहर है तो इसलिए ट्रैवल डिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है, तो करीब 6 हॉस्पिटल्स का टाई अप है मेफी के साथ। तो अभी तक तो अगर मुझे फ्यूचर में और भी हॉस्पिटल्स में जाने का मौका मिले तो मैं वो भी आपको अपडेट करूँगी और सब कुछ क्लियर करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सब कुछ अभी तक क्लियर रहा होगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैंने सारे लोकेशंस के बारे में या फिर सारे हॉस्पिटल्स हो, सारे मतलब जो भी बिल्डिंग्स इम्पॉर्टेंट है सबको मैंने मैप पे यहाँ पर लोकेट किया और आप आसानी से देख सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ भी सकते हो।
और यहाँ पे जो 85 हॉस्पिटल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर 3rd ईयर प्रैक्टिस होता है। तो ये भी काफ़ी मतलब डेवलप्ड हॉस्पिटल है और ज़्यादातर यहाँ पे डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए होता है और आउट पेशेंट सेंटर भी है। और अगर हम बात करें बॉटकिन हॉस्पिटल के बारे में, ये भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है और जो 5th ईयर और 6th ईयर है यहाँ पर भी काफ़ी प्रैक्टिसेस होंगी और हम वापस जाएंगे यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहा होगा। और अगर हम हॉस्पिटल प्रैक्टिस की बात करें तो 1st ईयर जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि नर्सिंग ट्रेनिंग होगी। और जो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर होता है तो यूजुअली जो इंटर्नशिप है समर वेकेशंस के टाइम होता है। तो यूजुअली हमारी जो समर वेकेशंस है वो 2 महीने के होते हैं, लेकिन उसमें से 1 महीना जो है हम इंटर्नशिप के लिए डेडिकेट करते हैं। तो 20 से 25 दिन इंटर्नशिप होता है। और 2nd ईयर मैंने आपको लोकेशन बता दिया, 3rd ईयर भी बता दिया और 4th ईयर दोमोरिदोवस्काया हॉस्पिटल भी बताया। तो इस टाइम क्या होता है कि हमें बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है और उस टाइम हमारी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए। और जो टीचर्स हैं, टीचर्स हमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि हमें उनकी हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा टीचर और स्टूडेंट बॉन्डिंग ज़्यादा हो, क्योंकि उस टाइम जो है टीचर्स ज़्यादा एफ़र्ट्स डालते हैं, तो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है। तो वो एक छोटा सा टिप है मेरी तरफ से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश कीजिए। और जो एनएमसी के हिसाब से है हमें 12 मंथ्स या 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप करना होता है। तो वो भी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। मतलब 6 ईयर का कोर्स, लैंग्वेज ऑफ मीडियम या फिर लैंग्वेज ऑफ जो टीचिंग है सब कुछ कम्प्लीटली इंग्लिश में है। तो जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होती है उसके लिए रशियन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स तो हमें इंग्लिश में सिखा लेते हैं, लेकिन अगर हमें पेशेंट से बात करनी होती है तो हमें रशियन में करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। और अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर फ़िज़िकल लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है। तो आप बुक्स चाहिए तो यहाँ पर ला सकते हो, लेकिन सारी जो चीज़ें वो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर दी जाती है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो अगर आप उसकी आदत डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप टैब, लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन किसी में भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए आपको एक लाइब्रेरी कार्ड दिया जाता है जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही होता है। तो उसको इनपुट करके आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। तो पीडीएफ भी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप आ रहे हो तो आप इतने सारे बुक्स भी वहाँ से ला नहीं सकते हो घर से। तो पीडीएफ ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो रहा था। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगी। जो टॉपिक्स यहाँ पर छूट गए हैं मैं वो भी ऐड करूँगी, एग्ज़ाम के बारे में, एक्रेडिशन के बारे में, और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में, रशिया में जो पीजी होता है वो कैसे होता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसा होता है, सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जब मैं सब कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ तो आपको देखने में भी परेशानी होती है और सब चीज़ें ढंग से इंक्लूड भी नहीं हो पाती और क्लियर भी नहीं हो पाती। इसलिए मैं इसका एक पार्ट 2 भी करूँगी। तो जो पार्ट 2 का जो मतलब जो ये है वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आप जितना अच्छा मुझे सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे इस वीडियो को, उस पर डिपेंड करेगा कि सेकंड वीडियो कब आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूँगी, कुछ भी कमी हो। एक्चुअली मेरे को स्टूडेंट्स ने बहुत सारे डाउट पूछे थे, तो आधा भी मैं अभी तक कवर नहीं कर पाई हूँ, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस इतना ही इस वीडियो में देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियो क्लिप्स, लोकेशन मैप सब कुछ इंक्लूड किया है, तो आपको सब देख के समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपना टाइम लें और ध्यान से समझें और सब कुछ डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके बारे में मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जान लें। और जैसे कि मैंने कहा, मैं बाकी सारे
इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करूँगी इसमें, और कोशिश करूँगी कि सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी निकाल सकूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को मतलब क्लास के बीच में टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपका सपोर्ट हो और अगर आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। और अगर कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। और ऐसे ही मेरे को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, और मैं अपने सेकंड वीडियो के साथ जल्द ही आऊँगी। और so thanks for watching my video, thanks for your support, so keep supporting me, so I'll be coming with the second part. एंड मैं कहना चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगे। सो थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।